हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल स्टूडियो। इस वीडियो में हम पॉलिटी की क्लासेस को शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपको इंडियन पॉलिटी समझना हो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो या पीसीएस एग्ज़ाम हो या एसएससी हो या रेलवे एग्ज़ाम हो, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसके लिए आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, तो यह वीडियोस आपके लिए उपयोगी होंगे। यहाँ पर हम आपको लगातार पॉलिटी के वीडियोस उपलब्ध कराएंगे जिससे आप अपनी पॉलिटी की समझ को और बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई क्लास की। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, जिससे हम समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें हमारा संविधान प्राप्त हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे जो संविधान है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि किस तरह से हमारा संविधान अस्तित्व में आया। तो अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो हमारे संविधान निर्माण का जो बनने का क्रम है वो 1600 ईस्वी में ही शुरू हो जाता है, क्योंकि 1600 ईस्वी में क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत आती है, यानी कि भारत उसका आगमन होता है। अब ये भारत आई क्यों थी, आप सभी जानते हैं कि ये व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इनको 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने का चार्टर या अधिकार पत्र दिया गया था। उसके बाद जब ये यहाँ व्यापार करने आते हैं और कुछ समय तक व्यापार करते हैं, उसके बाद ये यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करके यहाँ के कुछ राज्यों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जैसे कि आपने इतिहास में देखा होगा कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो उसके बाद इनकी जो बंगाल की राजनीति थी उसमें हस्तक्षेप करना ये शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार इन्हें प्राप्त हो जाते हैं। दीवानी अधिकार क्या होते हैं, टैक्स वसूल करने के जो अधिकार होते हैं उन्हें दीवानी अधिकार कहते हैं। वो प्राप्त हो जाते हैं। अब वो प्राप्त कैसे होते हैं, 1765 में, यानी कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है तो बक्सर युद्ध के पश्चात 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके जरिए इन्हें बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में जो टैक्स था उसको कलेक्ट करने के अधिकार यानी कि दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। यानी कि यहाँ से इन्होंने अपना जो प्रशासन था उसका काम एक तरह से शुरू कर दिया। फिर 1773 से लेकर 1858 तक का जो शासन है उसको हम कंपनी के अधीन शासन कहते हैं। उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक का जो शासन है उसे हम ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे इसी क्रम में 1946 में एक संविधान सभा की स्थापना की जाती है और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है या अस्तित्व में आता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उसी उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आगे हम इनको डिटेल में देखेंगे। डिटेल में देखने के लिए, विस्तृत रूप से इनको समझने के लिए हम इनका दो पार्ट में विभाजन करके इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है कंपनी का शासन, जिसको हम देखेंगे 1773 से लेकर 1858 के बीच जितने भी एक्ट आए उनको। उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश का क्राउन या ब्रिटिश क्राउन का जो शासन था वो, जो कि 1858 से शुरू होगा और 1947 जब तक कि हमारा देश आजाद नहीं हो जाता तब तक ये रहेगा। अब एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं। पहले देखते हैं हम कंपनी के अधीन जो भी एक्ट आए उनके बारे में। तो उसमें सबसे पहला जो एक्ट था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या किया गया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने का ये पहला कदम था। यानी कि इससे पहले जितने भी कंपनी के कार्य थे उन पर सीधे के सीधे जो कंपनी के कर्मचारी होते थे या जो डायरेक्टर होते थे सिर्फ उनका ही अधिकार था, मतलब वही सारे फैसले वगैरह लेते थे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार ब्रिटिश संसद ने क्या किया, नियमित और नियंत्रित किया। यानी कि उसको नियमित और नियंत्रित करने का ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से पहला कदम था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उनको इसमें मान्यता प्रदान की गई कि जो भी कार्य कंपनी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ रह के कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो चाहे वो राजनीतिक कार्य, यानी कि राज्यों में जो हस्तक्षेप कर रहे थे या राज्यों से जो युद्ध और संधि वगैरह कर रहे थे, सबको इन्होंने मान्यता प्रदान कर दी। इसके बाद भारत में, यानी कि इस एक्ट से भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। इसमें क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जो था उसको बंगाल के गवर्नर की जगह, बंगाल का जो गवर्नर था उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आप जानते हैं कि इस समय तक अंग्रेजों की भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी, एक बंगाल में थी, दूसरी मद्रास में थी और तीसरी बंबई में थी, और तीनों के ही अलग अलग गवर्नर होते थे जो कि अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेते थे। लेकिन इस एक्ट के बाद क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और जो मद्रास और बंबई के गवर्नर थे वो इसके अधीन कर दिए गए। और भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला जो व्यक्ति था वो लॉर्ड जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था।
इसके बाद जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो गवर्नर जनरल बना था, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी इसमें गठन किया गया, यानी कि वो उसके मदद के लिए कार्य करती थी कि 5 जो भी उसके सदस्य थे, 4 सदस्य और खुद एक गवर्नर जनरल, वो पांचों मिलकर ही फैसला लेते थे और फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाता था। आगे मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन इसमें कर दिए गए। तो यहाँ पे इतना मतलब संसद ने इतना वो किया। इसके अलावा जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था जो 1773 ईस्वी में आया था, इसी के जरिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो कि 1774 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसके जो न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्फे थे, और अन्य न्यायाधीशों की अगर बात करें तो वो चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड बने। इसके अलावा इसी एक्ट के जरिए कर्मचारियों का जो निजी व्यापार था उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे पहले क्या था, कंपनी के जो आपको पता है कि एलिजाबेथ ने क्या किया था, कंपनी को 15 वर्षों का व्यापार करने का पूर्वी देशों में एकाधिकार दिया था। एकाधिकार का मतलब कि उधर से कोई भी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी भारत में या पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए अब नहीं आ सकती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो क्या करते थे, मतलब कंपनी की तरफ से व्यापार ना करके अपना पर्सनल व्यापार करते थे और अपना पर्सनल इनकम को बढ़ाते थे। इससे क्या था, जो कंपनी थी वो लॉस में जा रही थी और उसे बार बार संसद से ऋण लेना पड़ रहा था। तो इसमें मतलब क्योंकि सुधार किया गया था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनका जो पर्सनल व्यापार था उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था कि जो भी व्यापार होगा सिर्फ कंपनी करेगी, जो अधिकारी हैं वो अपना पर्सनल बिजनेस यहाँ पर नहीं करेंगे। इसके अलावा भारतीयों से उपहार लेने पर भी उन्हें रोक लगा दी गई। आगे इसके जरिए क्या हुआ, गवर्नर और उसकी जो काउंसिल थी उसको नियम बनाने यानी कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी यहाँ पर प्रदान किया गया था। इसके बाद जो एक्ट आता है वो था 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम। ये क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को ठीक करने के लिए लाया गया था। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां उन्हें लगी कुछ सालों को, उसके अनुसार कुछ साल शासन चलाने के बाद जब उन्हें लगा कि उसमें कुछ कमियां हैं, तो उस कमियों को ठीक करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट की जगह ये 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ संशोधन किया गया। अब क्या संशोधन किया गया था, क्या कमियां थी उस एक्ट में, तो इसे क्या, इसे बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, क्योंकि इसने सेटलमेंट किया था पिछले एक्ट में। गवर्नर जनरल तथा उसकी जो परिषद थी, जो 4 सदस्यीय परिषद उसकी सहायता के लिए बनाई गई थी, उसको क्या कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। आपको पता है 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी स्थापना हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार होंगे और कितने एरिया पर रहेंगे और गवर्नर जनरल के कौन से अधिकार होंगे, इसमें विभेद नहीं किया गया था, यानी कि ये डिफाइन ही नहीं था कि उसके क्या अधिकार हैं और सर्वोच्च न्यायालय के क्या अधिकार हैं। तो इस एक्ट के जरिए क्या किया गया, गवर्नर जनरल और जो उसकी परिषद थी उसके जो भी कार्य होंगे उनको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा राजस्व संबंधी जो मामले थे उनको भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से यहाँ बाहर कर दिया गया, यानी कि उन पर भी उसका कोई कंट्रोल अब नहीं रह गया। आगे इस एक्ट के जरिए और क्या किया गया, तो इस एक्ट के जरिए और किया गया कि जो कलकत्ता के सभी नागरिक थे उनको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर कर दिया गया, यानी कि उनके फैसले, उनके ऊपर जो भी उनके केस वगैरह होते थे उनके ऊपर फैसले लेने का जो अधिकार था वो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ दे दिया गया। अब इसमें किया क्या गया था कि जो हिंदू न्याय है, यानी कि हिंदू जो मुकदमे होंगे उनको जो न्याय है वो हिंदू कानून के अनुसार किया जाएगा, और जो मुस्लिम मुकदमे होंगे उनका जो न्याय था वो मुस्लिम कानूनों के अनुसार होना तय किया गया। इसके अलावा जो प्रांतीय न्यायालय थे जिनकी स्थापना की गई थी प्रांतों पर, तो प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील थी वो अब तक सुप्रीम कोर्ट के पास जाती थी, लेकिन इस एक्ट के जरिए क्या किया गया कि जो उसकी अपील थी वो गवर्नर जनरल और काउंसिल के पास अब जाएगी, ऐसा प्रावधान कर दिया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों के लिए कानून बनाने का अधिकार भी इस एक्ट के जरिए प्रदान किया गया। इसके बाद आता है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के क्या प्रावधान थे, तो इसके द्वारा जो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे उनको पृथक कर दिया गया, यानी कि राजनीतिक कार्य कौन से थे, जो यहाँ पे वो युद्ध लड़ रही थी, राजाओं से संधियां वगैरह कर रही थी, वो उसके राजनीतिक कार्य थे तो उनको, और जो वाणिज्यिक कार्य थे यानी कि जो वो व्यापार करते थे उन दोनों कार्यों को पृथक कर दिया गया। अब पृथक करने के बाद क्या किया गया, एक नियंत्रक बोर्ड नामक एक नया निकाय था या उस संस्था थी, उसका गठन किया गया, यानी कि नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, उसके निकाय का एक गठन किया गया।
राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चले गए, यानी कि जो अब युद्ध करेंगे या संधि करेंगे या जो भी उसके फैसले कौन लेगा, तो उसके फैसले अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगा। और जो वाणिज्यिक कार्य थे, यानी कि जो व्यापार करने का कार्य था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि जो, क्योंकि वो पहले से व्यापार करने ही आई थी, तो सारे व्यापारिक जो कार्य थे, वाणिज्यिक कार्य, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहने दिए गए। और यहीं से जो द्वैध शासन था उसकी शुरुआत नहीं, कंपनी के अंदर ही द्वैध शासन कर दिया गया कि दो संस्थाएं बना दी गई और दोनों अपने अलग अलग कार्य करेंगे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो राजनीतिक कार्य करेगा और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वाणिज्यिक कार्य करेगी। पहली बार यहाँ पर जो कंपनी के अधीन क्षेत्र था उसको ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। कंपनी के अधीन कौन सा क्षेत्र? जिस एरिया पर अब तक कंपनी अधिकार कर चुकी थी अपना, यानी कि जिन क्षेत्रों को वो जीत चुकी थी, उसको क्या कहा गया? ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। यानी कि वो क्षेत्र जिस पर अब किसका अधिकार है? ब्रिटिश का, यानी कि ब्रिटेन का अधिकार है, ऐसा इस एक्ट में कहा गया। इसके अलावा नियंत्रण बोर्ड को सभी नागरिक, सैन्य तथा राजस्व गतिविधियों के अधीक्षण और निरीक्षण का अधिकार भी दिया गया। यानी कि कौन सी नागरिक गतिविधियां हो रही हैं, कौन सी सैन्य गतिविधियां हो रही हैं, कौन सी राजस्व गतिविधियां हो रही हैं, इन सबके अधीक्षण और निरीक्षण, यानी कि उनको चेक करने का जो अधिकार था वो भी नियंत्रण बोर्ड को ही दे दिया गया। इसके बाद आता है 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम कुछ स्पेशल अधिनियम है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी या ब्रिटिश संसद थी वो उस समय क्या चाहती थी? जो कॉर्नवालिस था उसको गवर्नर जनरल बनाना चाहती थी। कॉर्नवालिस क्या था? इससे पहले अमेरिका में तैनात था, तो उसे यहाँ भारत में गवर्नर जनरल बनाकर वो भेजना चाहती थी। लेकिन कॉर्नवालिस ने यहाँ आने के लिए कुछ शर्तें उसके सामने रखी थी। उसने क्या शर्त रखी कि उसे कमांडर इन चीफ, यानी कि जो सेनापति का पद था वो भी उसे चाहिए था। और आवश्यकता पड़ने पर जो काउंसिल थी 4 सदस्यों की, उसके जो निर्णय होता था उसको ना मानने का अधिकार भी वह चाहता था। यानी कि उसने 2 शर्तें रखी कि एक तो जो सेनापति का पद है, यानी कि कमांडर इन चीफ का जो पद है वो भी उसे चाहिए, और साथ ही साथ जो काउंसिल कभी फैसला लेती है तो वो बहुमत के आधार पर ठीक है लिया जाएगा, लेकिन कभी अगर उसे ऐसा लगेगा कि वो फैसला मानने लायक नहीं है तो वो उनके फैसले को मानने से इनकार भी कर सकता था। ऐसा अधिकार उसे चाहिए था। बाद में ये दोनों ही शर्तें स्वीकार कर ली गई और कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आ गया। तो ये एक्ट सिर्फ उसी के लिए लाया गया था। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट में क्या होता है कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिए जाते हैं। आपको पता है कि शुरुआत में क्या था? कंपनी को 15 वर्षों के लिए चार्टर दिया गया था। बाद में इस एक्ट के जरिए क्या किया गया कि आगे के 20 वर्षों के लिए उसे और बढ़ा दिया गया, यानी कि 20 वर्ष और उसकी एकाधिकार पूर्वी देशों के व्यापार पर बढ़ा दिया गया। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से देना स्वीकार कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? मतलब कंपनी यहाँ पर क्या कार्य कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कौन से राजा से संधि कर रही है, किससे नहीं कर रही है, ये सारे कार्य किसके थे, किसके लिए कर रही थी? वो कंपनी के लिए या जो ब्रिटेन था उसके लिए कर रही थी। लेकिन उसका जो पैसा था वो भारतीय राजस्व से देना इन्होंने स्वीकार कर लिया, यानी कि पैसा कौन भरेगा? उसका भारत भरेगा। तो ऐसा इस एक्ट के जरिए प्रावधान किया गया। आगे क्या था? आगे कमांडर इन चीफ, जो कॉर्नवालिस ने कहा था कि मुझे ये पद चाहिए, तो कमांडर इन चीफ जो था वो गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, क्योंकि कॉर्नवालिस ने कहा था कि वो गवर्नर जनरल का पद खुद ही लेगा, और इसलिए अब जो आगे के गवर्नरों के लिए ये चीज को हटा दिया गया। कॉर्नवालिस को मिले जो बाकी के अधिकार थे वो सभी आगामी गवर्नरों पर भी लागू कर दिए गए। मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकार भी गवर्नर जनरल को ही दे दिए गए, यानी कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को आपको पता है पहले ही 1773 में वो दोनों के जो दोनों प्रेसिडेंसियां थी उनको बंगाल के अधीन कर दिया गया था, और यहाँ पर जो थोड़े बहुत और अधिकार उनके पास बचे थे वो भी गवर्नर जनरल को ही दे दिए गए। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। समाप्त कैसे किया कि अब मतलब बाहर के मतलब जो ब्रिटेन के और भी नागरिक थे या और भी कंपनियां थी वो भी भारत आकर व्यापार कर सकती थी, क्योंकि अभी तक सिर्फ कंपनी को ही, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी को एकाधिकार दे रखा था। लेकिन यहाँ पर एक प्रावधान ये किया गया कि जो चाय का व्यापार था और जो चीन के साथ व्यापार था उसको छोड़ दिया गया, यानी कि चाय और जो चीन के साथ व्यापार था उस पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, यानी कि उनका ही एकाधिकार था। इसके अलावा इस एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता है, कि जो वहां से ईसाई मिशनरी आकर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय सरकारें थी यहाँ की, उनको कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया, यानी कि उन्हें अधिकार दे दिया गया कि वो जैसे मेलों पर, नाली पर या जो भी आसपास की जो भी सुविधाएं वो अपने जनता को प्रदान कर रहे हैं उसके ऊपर वो टैक्स वसूल सकते हैं।
और टैक्स देने के लिए दंड की व्यवस्था भी कर सकते हैं कि अगर कोई टैक्स ना चुकाए तो उसको दंड भी दिया जा सकता है। तो ऐसा अधिकार स्थानीय सरकारों को इस एक्ट के माध्यम से दिया गया। इसके अलावा इसी एक्ट के माध्यम से शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान भी किया गया, यानी कि भारतीय लोगों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। लेकिन ये शिक्षा कौन सी थी? पश्चिमी शिक्षा, यानी कि वो अपने वहां की शिक्षा यहाँ पर लोगों को देना चाहते थे, इसलिए ये प्रावधान किया गया था। इसके बाद एक्ट आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या होता है? 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पूरा भारत इनके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन जो भी एरिया अब इनके कंट्रोल में आ चुके थे, जो भी राज्य जितना भी भारत का एरिया ये कब्जा चुके थे, तो उस पूरे का एक गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे वो पहले भारत के गवर्नर जनरल बने थे। गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए नियम बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। संपूर्ण भारत से यह मतलब है कि वो भारत जो उस टाइम पे ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया था। मद्रास और बंबई जो थे वो अब पूरी तरह से गवर्नर जनरल के अधीन ही कर दिए गए थे, यानी कि वहां क्या मतलब पूरे जो भी उनके कंट्रोल के एरिया हैं उस सब पे नियम बनाने का जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल को ही दे दिया गया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस एक्ट की थी वो ये थी कि कंपनी का चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक अधिकार उन्होंने 13 के एक्ट में छोड़ दिया था उसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। और अब कंपनी क्या बन गई? विशुद्ध रूप से प्रशासनिक इकाई बन गई, यानी कि अब उसके पास व्यापार करने का कोई अधिकार, एक अधिकार नहीं रहा और अब वो क्या बन गई? सिर्फ प्रशासनिक इकाई बन गई, यानी कि यहाँ पर सिर्फ शासन चलाने का काम ही उसके पास रह गया। इसके अलावा एक प्रावधान और इस एक्ट में किया गया था कि सिविल सेवकों जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनके चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ यानी कि शुरुआत यहाँ पर की गई थी। लेकिन बाद में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, क्योंकि वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे कि मतलब रिकमेंड करते थे कि इस व्यक्ति को इस पद पर रखा जाएगा, तो उन्होंने इसका विरोध किया और बाद में ये प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, यानी कि चयन के लिए जो खुली प्रतियोगिता होने वाली थी उसको बाद में हटा दिया गया। इसके बाद एक्ट आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या है? ये सबसे पहली बात तो ये कि चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में ये क्या था? अंतिम एक्ट था, यानी कि अब चार्टर एक्ट नहीं आएंगे इसके बाद, यानी कि एक्ट का नाम बदल दिया, उनकी नीतियां तो वैसे भी नहीं बदलने वाली थी। तो चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में ये अंतिम एक्ट था। इसमें क्या किया गया? गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके विधायी यानी कि कानून बनाने की शक्ति और जो प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया। जैसे हम आज के टाइम पे देखते हैं कि हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 संस्थाएं हैं। विधायिका क्या करती है? सिर्फ कानून बनाने का काम करती है, जैसे कि हमारी संसद कानून बनाती है। और जो प्रशासनिक यानी कि कार्यकारी यानी कि जो कार्यपालिका है वो क्या करती है? उन कानूनों को लागू करती है, जिसमें जो सरकारी अधिकारी हैं वो आते हैं। तो उसमें क्या किया गया? गवर्नर जनरल की जो काउंसिल के विधायी और कानूनी जो कानून बनाने के कार्य और जो प्रशासनिक यानी कि उनको लागू करने के जो कार्य थे उनको यहाँ पर अलग अलग कर दिया गया। विधान परिषद की स्थापना की गई, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको कहते हैं, उसकी स्थापना की गई और इसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई कि 6 सदस्य इस जो परिषद है उसमें होंगे। ये प्रावधान किया गया। इसके अलावा जो काम वो पिछले एक्ट में नहीं कर पाए थे, यानी कि सिविल सेवा के लिए जो खुली प्रतियोगिता का आरंभ वो पिछली बार करना चाहते थे और उसको नहीं कर पाए थे, तो उसको उन्होंने क्या किया? यहाँ पर शुरू किया। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई इसी के लिए। कंपनी को किसी भी समय समाप्त करने का जो अधिकार था वो ब्रिटिश क्राउन को यहाँ पर दे दिया गया, यानी कि धीरे धीरे पहले आप देखते हैं कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या किया इन्होंने कि जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे उनको कम कर दिया। कम क्या कर दिया? मतलब समाप्त कर दिया और सिर्फ चीन और जो चाय का व्यापार था उसको छोड़ दिया। फिर 1833 में आके जो चीन और चाय के साथ व्यापार था उसको भी समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि कंपनी को भी किसी भी टाइम समाप्त किया जा सकता है, ऐसा अधिकार ब्रिटिश क्राउन को जो वहां का राजा था उसको दे दिया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल परिषद के जो 4 सदस्य थे वो बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा से नियुक्त किए गए। यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद में आप जानते हैं जो 6 सदस्यों की नियुक्ति होनी थी, तो उनमें से जो 4 सदस्य थे वो यहाँ से नियुक्त किए गए थे। तो इस तरह से हमने देखा कि 1600 से लेकर 1853 तक कौन कौन से एक्ट आए और उनके माध्यम से क्या क्या प्रावधान किए गए। इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि 1853 के बाद कौन कौन से एक्ट आए और क्या परिस्थितियां थी और भारत के लोगों के लिए क्या परिस्थितियां बदली, क्या वो बदलाव लेकर आए और कौन से अधिकार उन्होंने भारतीय लोगों को दिए। अगर आप इसी तरह डिटेल में मेरे साथ पॉलिटी भी पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।